कहानी बेंगलुरु की है। ये बात 2023 की है। बेंगलुरु कोयंबटूर हाईवे के पास कगलीपुर गांव में 78 साल के गोपाल कृष्ण गौड़ा रहते थे। गांव में उन्हें सब जानते थे क्योंकि वह किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े थे। उनके परिवार में बस पत्नी और एक ही बेटा राजेश गौड़ा था। राजेश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पा ली। नौकरी मिलने के बाद उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आखिर में गोपाल कृष्ण ने रामनगर रामोहल्ली के रहने वाले एक कारोबारी की बेटी श्रुति को पसंद किया और राजेश से उसकी शादी कर दी। श्रुति भी राजेश से किसी मामले में कम नहीं थी। उसकी नौकरी भी राजेश से अच्छी थी। वह सरकारी नौकरी में थी और उसका पद पंचायत डेवलपमेंट अफसर का था। उसे सरकारी गाड़ी और मकान मिला हुआ था। साथ ही घर का काम करने के लिए सरकारी नौकर भी थे। राजेश की तरह उसके माँ बाप भी श्रुति को बहुत मानते थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। इस बीच श्रुति 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन यह भी सच है कि समय कभी किसी का नहीं होता। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। 13 जनवरी 2016 की दोपहर के लगभग 3:30 बजे बंगलुरु के थाना सोलादेवनहल्ली पुलिस को सप्तगिरी अस्पताल से खबर मिली कि कुछ देर पहले श्रुति गौड़ा नाम की एक महिला शहर के जाने माने एडवोकेट अमित मूर्ति को अस्पताल में इलाज के लिए लाई थी। उनकी छाती में गोली लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वह बच नहीं सके। उन्हें लाने वाली श्रुति पैसों और खून का इंतजाम करने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। सूचना के अनुसार मामला हत्या का लग रहा था, इसलिए थाना पुलिस तुरंत अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। तभी थाने में 2 लोग आए, एक नौजवान और एक बुजुर्ग। नौजवान बुजुर्ग के हाथों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले बुजुर्ग ने रिवॉल्वर थाना प्रभारी की मेज पर रख दी और पुलिस से कहा कि उसने इसी रिवॉल्वर से एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या की है। नौजवान ने कहा कि यह सच नहीं है। एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या उन्होंने नहीं की, बल्कि उसने ही की थी। थाना प्रभारी बुजुर्ग और युवक दोनों को जानते थे। बुजुर्ग का नाम गोपाल कृष्ण गौड़ा था और नौजवान उनके बेटे राजेश गौड़ा थे। गोपाल कृष्ण को इलाके में कौन नहीं जानता था। वह समाज सेवक थे और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े थे। इसलिए थाना प्रभारी को पहली बार में यकीन नहीं हुआ कि बाप बेटा ऐसी हत्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर पहले उन्हें सप्तगिरी अस्पताल से एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या की सूचना मिल चुकी थी। इसलिए उन्होंने सवालिया नजरों से गोपाल कृष्ण की ओर देखा। गोपाल कृष्ण ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उसका बेटा झूठ बोलकर उसे बचाना चाहता है और हत्याकांड वही कर चुका है। इसके बाद राजेश ने स्पष्ट किया कि उसके पिता निर्दोष हैं और एडवोकेट अमित मूर्ति को वही गोली मार चुका है, क्योंकि अमित मूर्ति का उसकी पत्नी श्रुति गौड़ा के साथ अवैध संबंध था। राजेश के इतना कहने पर थाना प्रभारी को तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या था और एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या किसने की थी। फिर भी उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए एक परीक्षा ली। उन्होंने मेज पर रखा रिवॉल्वर गोपाल कृष्ण गौड़ा के हाथों में दिया और थोड़ी दूर किसी चीज पर निशाना लगाने को कहा। गोपाल कृष्ण उस चीज पर निशाना नहीं लगा सके, जिससे साफ हो गया कि हत्या उन्होंने नहीं की थी। वह अपने बेटे राजेश गौड़ा को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों को हिरासत में लिया और आगे की जांच के लिए सप्तगिरी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में थाना प्रभारी ने डॉक्टरों के बयान लेकर मृतक अमित मूर्ति की लाश को कब्जे में लेने की कार्रवाई पूरी की। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हिसार घाट में स्थित 3 सितारा होटल राजबिस्टा की तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 301 में एक महिला ने अपनी जान दी है। थाना प्रभारी हत्या के एक मामले की जांच कर ही रहे थे। ऐसे में खुदकुशी की इस दूसरी घटना की खबर पाकर वे थोड़े परेशान हुए, लेकिन उनकी ड्यूटी थी और उन्हें काम करना ही था। उन्होंने फोन से अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और क्राइम टीम को भी सूचित किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई निपटाकर होटल राजबिस्टा की ओर रवाना हुए। थाना प्रभारी के वहां पहुंचने तक पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम टीम भी वहां मौजूद थी। रिसेप्शन पर पूछताछ में पता चला कि खुदकुशी करने वाली महिला का नाम श्रुति गौड़ा है। थाना प्रभारी ने यह नाम सुबह से कई बार सुना था, इसलिए उन्हें मृतका की शिनाख्त करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि आत्महत्या करने वाली श्रुति गौड़ा वही थी। थोड़ी देर पहले हिरासत में लिए गए गोपाल कृष्ण गौड़ा की बहू थी, यानी राजेश गौड़ा की पत्नी, जिसने मृतक एडवोकेट अमित मूर्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था। थाना प्रभारी ने अधिकारियों की मौजूदगी में घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद वे थाने लौट आए। अब तक मिली जानकारी से यह साफ हो गया था कि मामला प्रेम त्रिकोण से जुड़ा है। इस प्रेम त्रिकोण में क्या हुआ और कैसे, यह केवल राजेश गौड़ा से पूछताछ के बाद ही पता चल सकता था। थाने में राजेश गौड़ा से पूछताछ के दौरान जो सच्चाई सामने आई वह इस प्रकार थी। पंचायत डेवलपमेंट अफसर होने की वजह से श्रुति को कभी कभी क्षेत्र के लोगों के कामों के लिए पुलिस और वकीलों से भी मिलना पड़ता था। उन्हीं वकीलों में से एक अमित मूर्ति भी था। समय के साथ श्रुति और अमित के बीच संपर्क बढ़ा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद श्रुति की सुंदरता और बातचीत का अंदाज अमित को अपनी ओर खींच लाया। धीरे धीरे दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। अमित के पिता बंगलुरु के जाने माने वकील तो थे ही, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। अमित उनका एक लौता बेटा था। उसकी शादी हो चुकी थी और वह 3 साल के एक बेटे का पिता भी था।
अमित पिता के साथ ही वकालत कर रहा था। पिता उसे अपनी ही तरह अच्छा वकील बनाना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। अमित और श्रुति दोनों के मन में एक दूसरे के लिए खास लगाव पैदा हो गया था, इसलिए वे अक्सर मिलने जुलने लगे। श्रुति को मोटरसाइकिल की सवारी बहुत पसंद थी, इसलिए वह अक्सर अमित के साथ लंबी ड्राइव पर निकल पड़ती थी। दोनों चोरी छिपे अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। लेकिन सच यह भी है कि कोई भी काम कितना ही छिपाकर किया जाए, एक न एक दिन वह लोगों की नजरों में आ ही जाता है। राजेश गौड़ा को भी अपनी पत्नी की यह हरकत पता चल गई। यह जानकर उसके होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सभ्य परिवार की शिक्षित बहू, जो 2 बच्चों की मां भी थी, ऐसी हरकत कर सकती है। राजेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रुति ने हंसते हुए कह दिया कि जैसा वह सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अमित से सिर्फ दोस्ती है और वह उससे काम के सिलसिले में ही मिलती जुलती रहती है। श्रुति ने भले ही सफाई दे दी थी, लेकिन राजेश को उस पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि एक दिन उसने श्रुति को अमित मूर्ति के साथ एक होटल में देखा। राजेश को गुस्सा आया और उसने श्रुति को डांटते हुए कहा कि अगर उसे अमित इतना पसंद है तो वह उसके साथ क्यों नहीं चली जाती। श्रुति ने जवाब दिया कि अगर यही राजेश की इच्छा है तो वह तलाक दे सकती है, और अमित के साथ होटल से बाहर निकल गई। श्रुति की यह बात सुनकर राजेश तिलमिला उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। यह बात उसने अपने घर वालों को बताई, जिससे सब परेशान हो गए। जब इसका पता श्रुति के माता पिता को चला तो उन्होंने उससे बात की और अमित के साथ संबंध खत्म करने का दबाव डाला। आखिर में माता पिता के दबाव में श्रुति ने अपने मोबाइल से अमित का नंबर डिलीट कर दिया और वादा किया कि अब वह अमित से कोई संबंध नहीं रखेगी। माता पिता के दबाव में श्रुति ने अमित से न मिलने का वादा तो कर लिया, लेकिन वह यह वादा निभा नहीं पाई, किसी को शक न हो, इसलिए उसने अमित से मिलने का समय और जगह बदल दिए। अब वे ऐसे जगहों पर मिलते थे जहां कोई नहीं जाता था। शहर से दूर सुनसान जगहों पर जाकर दोनों निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन राजेश निश्चिंत नहीं था। वह लगातार श्रुति पर नजर रखता था। श्रुति अक्सर घर जल्दी निकल जाती और देर से लौटती। जब पूछा जाता तो वह कह देती कि ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। इसी बीच राजेश ने श्रुति के मोबाइल पर अमित का एक एसएमएस पढ़ लिया। जब उसने श्रुति से इस बारे में पूछा तो उसने कहकर बात टाल दी कि अमित ने उसे परेशान करने के लिए एसएमएस भेजा है। राजेश को श्रुति की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए जनवरी 2017 के पहले सप्ताह में उसकी कार में चुपके से जीपीएस लगवा दिया और उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। 13 जनवरी 2017 को लगभग 1 बजे श्रुति ने राजेश से कहकर घर से निकली कि वह एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही है और लौटने में देर हो सकती है। श्रुति के जाने के बाद राजेश ने मोबाइल में उसकी लोकेशन देखी। पता चला कि उसकी कार ऑफिस की ओर जाने के बजाय रिंग रोड की तरफ जा रही है। राजेश का खून खौल उठा। उसने अपने ड्राइवर कुमार से कार चलवाई और श्रुति का खेल खत्म करने के लिए निकल पड़ा। इस बीच उसके पिता गोपाल कृष्ण गौड़ा भी कार में बैठे और यह कहते रहे कि उन्हें बाजार से मकर संक्रांति की पूजा के लिए कुछ सामान खरीदना है। श्रुति की कार की लोकेशन आचार्य पीयूष कॉलेज के पास मिली, इसलिए राजेश ने ड्राइवर से कार वहीं ले जाने को कहा। जब उनकी कार कॉलेज के पास पहुंची तो उन्हें सुनसान जगह पर श्रुति की कार खड़ी दिखाई दी। राजेश ने अपनी कार रोककर श्रुति की कार की ओर चल दिया। कार से निकलते ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली, जिसे गोपाल कृष्ण गौड़ा ने देख लिया। उन्हें किसी अनहोनी का डर हुआ, इसलिए वह ड्राइवर कुमार के साथ राजेश की ओर दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही राजेश श्रुति की कार के पास पहुंच गया। कार में श्रुति और अमित को देखकर वह आपा खो बैठा और अमित के सीने को निशाना बनाकर 2 गोलियां चला दी। राजेश श्रुति पर भी गोली चलाना चाहता था, लेकिन गोपाल कृष्ण और ड्राइवर ने उसे रोक लिया। गोपाल कृष्ण ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन ली और श्रुति से कहा कि वह घायल अमित को तुरंत अस्पताल ले जाए। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वे थाने की ओर चलें। यह संयोग ही था कि श्रुति राजेश के हाथों से बच गई, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। डरी सहमी श्रुति ने घायल अमित को लेकर सप्तगिरी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से बाहर आने के बाद वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, क्योंकि अब वह किसी के सामने जाने लायक महसूस नहीं कर रही थी। आखिरकार श्रुति ने एक गंभीर फैसला लिया। उसने अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी और होटल राज बिस्टा पहुंची। वहां अपना पैन कार्ड दिखाकर कमरे में गई और अंदर जाकर अपनी जान खत्म कर ली। इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। खुदकुशी करने से पहले श्रुति ने अपनी चचेरी बहन श्वेता को फोन किया और कहा कि वह अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि अब वह जीना नहीं चाहती। उसने यह भी कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति अमित की जान चली गई है। अदालत ने इसे मृत्युपूर्व बयान माना। 14 जनवरी 2017 को 16 देवनहल्ली पुलिस ने गोपाल कृष्ण गौड़ा और राजेश गौड़ा को अदालत में पेश किया। अदालत ने गोपाल कृष्ण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि राजेश को सबूत जुटाने के लिए 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही गोपाल कृष्ण जमानत पर रिहा हो गए और 14 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया। पिता की मौत के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेश को अंतरिम जमानत पर रिहा किया। 17 अगस्त तक बाहर रहने के बाद उसने जेल में सरेंडर कर दिया।
बाहर रहने के दौरान उसने अच्छे व्यवहार का हवाला दिया और धारा 302 की जगह 304 लगाने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 19 नवंबर 2023 को राजेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत 4 महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की भी सजा दी। अदालत ने आदेश दिया कि ये सजाएं साथ साथ चलेंगी और राजेश द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि उसकी सजा में घटा दी जाएगी। 14 जनवरी 2017 से ही वह न्यायिक हिरासत में है। रिश्तों में झूठ और छिप छिप कर की गई हरकतें अंततः बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं।